हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सेल डॉक्ट्रिन या सेल मॉडर्न सेल थियरी या फिर सेल प्रिंसिपल क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है। अगर ऑटोनोमस बॉडी की बात करूँ तो कैसे सेल एक ऑटोनोमस बॉडी है। सबसे पहले ऑटोनोमस बॉडी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ऑटोनोमस बॉडी मीन्स एक ऐसी बॉडी जो कि अपने हर एक चीज़ों को खुद से कर सके। जैसे कि सेल हुआ, ये अपने अंदर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, एनी मेटाबॉलिज्म या फिर कोई चीज़ की सिंथेसिस, ये सब चीज़ें। तो जो भी सेल्स इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है वो ऑटोनोमस बॉडी कहलाता है। अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो ये दोनों सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैं, क्योंकि इनके आधे कई सारे जीन्स प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियन पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। और अगर मैं सेल की बात करूँ तो फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी पूरी की पूरी जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट होता है और किसी डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो अब बात करूँ कि सेल ऑटोनोमस बॉडी होती कैसी है, तो इनमें कुछ की पॉइंट्स आती हैं, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल का होना, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस, सिंथेसिस, डाइजेशन एंड डिवीजन। अगर ये सब चीज़ें किसी सेल में हैं तो वो सेल एज ऑटोनोमस बॉडी मानी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ माइक्रो मॉलिक्यूल की, तो कोई भी सेल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स का ऑब्जॉर्प्शन करता है, उसको तोड़ता है, उसे एनर्जी बनाता है, उसको अपटेक करता है। तो मान लीजिए सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम हो, 800 डाल्टन से कम हो, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आपका आएगा अमाइनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में बात करूं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ईटीसी। फिर न्यूक्लियोटाइड्स में जो कि डीएनए के मोनोमर्स होते हैं, द मोनोमर ऑफ डीएनए कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में आपको पता ही होगा कि कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। और अगर बात करें एमआरएनए की, तो एमआरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। और बस थोड़े से राइबोज में ऑक्सीजन के चेंजेस की वजह से इसको डीऑक्सी बोला जाता है और आरएनए को राइबोज बोला जाता है। अब मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो अगर किसी सेल को पेट्री डिश में अगर हम लोग ग्रो कराते हैं, तो उसमें अगर कोई भी मीडियम लेते हैं तो उस मीडियम में सबसे पहले हम लोगों को कई सारे न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई पेट्री डिश है और यहाँ पे अगार का मीडियम है, अगार मीडियम। तो सबसे पहले मैं इस अगार मीडियम को रेडी करने के लिए इसमें अमीनो एसिड डालूंगा, ग्लूकोज डालूंगा, न्यूक्लियोटाइड्स डालूंगा। ये सभी के सभी मोनोमर्स हैं, अगर आप ध्यान देते हो, मोनोमर्स। अब ये अमाइनो एसिड साथ मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज कई सारे साथ मिलकर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर ये ग्लूकोज चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, और ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी तो ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा या फिर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर जब सेल में यहाँ पे कोई सेल है तो इन सब चीज़ों को अपटेक करेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, और अपने आप को सर्वाइव करेगा कई सारे प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ऐसे सब करके। तो ये तो होगी माइक्रो मॉलिक्यूल की बातें कि कैसे सेल किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व करता है। अब मैं बात करूँ कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ की सिंथेसिस होना या फिर किसी प्रोसेस का चलना, यही मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है। जैसे कि जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं जीन रेगुलेशन की बात करूं तो जीन रेगुलेशन वो चीज़ें होती हैं जो कि ट्रांसलेशन के समय होता है, ट्रांसक्रिप्शन के समय होता है, ट्रांसलेशन के समय होता है, रेप्लिकेशन के समय होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के समय होता है। जीन रेप्लिकेशन का काम यही होता है कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना, जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं या फिर जो भी चीज़ें उसमें आ रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं, उस चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए उसको रोकना, उसको एक्टिवेट करना या फिर थोड़ी देर के लिए पॉज करना, ये सब चीज़ें जीन रेगुलेशन में आती हैं। सेल्स ये सब चीज़ें भी परफॉर्म करती हैं। जीन रेगुलेशन भी दो टाइप की होती हैं, जीन रेगुलेशन 1 एंड जीन रेगुलेशन 2। जीन रेगुलेशन 1 ट्रांसक्रिप्शन में आता है, जीन रेगुलेशन 2 ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों में आता है। फिर अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सेल्स के लिए या फिर पूरे इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म हो ही ना तो सेल की एग्जिस्टेंस अगर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस आता है,
ग्लाइकोलिसिस। अब इस ग्लाइकोलिसिस से सेल क्या करेगी कि ग्लूकोज को तोड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज है, अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये ब्रेकडाउन से बनेगा पायरुवेट और बाई प्रोडक्ट एटीपी निकलेगा, 2 एटीपी। अब वो इस एटीपी का यूज करेगा किसी अदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, जैसे कि जहाँ पे कई सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स का कंजप्शन हो, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ले लीजिए या फिर क्रेब साइकिल में ले लीजिए, ऐसी जगहों पे। तो इस एटीपी का यूज हुआ। अगर मान लीजिए एटीपी ग्लाइकोलिसिस हो ही ना तो एटीपी बनेगी नहीं, पायरुवेट बनेगा नहीं, और पायरुवेट नहीं बनेगा तो आगे इसके आगे होने वाली क्रेब साइकिल या फिर जो भी साइकिल में पायरुवेट इन्वॉल्व होता है वो सब चीज़ें आएंगी नहीं, जिसकी वजह से आगे इसके आगे आने वाली जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सब नहीं होगी, तो जिसकी वजह से सेल डाई हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में यही है कि बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब अगर मैं बात करूँ होम्योस्टैसिस की, तो होम्योस्टैसिस की कल मैंने बात किया था कि वह स्टेट जिसमें फिजिकल इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन या फिर जो स्टेट्स हैं वो सभी के सभी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। होम्योस्टैसिस मीन्स स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स वो चीज़ जहाँ पर हर एक चीज़ ऑप्टिमल हो, ऑप्टिमल, या यूं बोलूँ तो एवरी रिएक्शन occurs occurs in an optimal environment, दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का मतलब ये भी हुआ कि जो भी फिजिकल इंटरनल के फिजिकल केमिकल कंपोजिशन है या फिर जो भी रिएक्शन चल रही हैं वो सभी इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन में हो। इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन से ये होता है कि सेल्स में जो भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी या फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सभी एक समान गति से चलती हैं और जिनसे बनने में जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं बात करूँ सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस के लिए अगर मैं बात सिंथेसिस एज अ मेटाबॉलिज्म में ही आ जाएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही सिंथेसाइज की जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने दो नाम सुना होगा बहुत फेमस, एक का नाम है ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, और एक का नाम है ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। अगर मैं बात करूं ग्लूकोनियोजिनेसिस की, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर मैं नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो जैसे कि फैटी एसिड्स, फैटी एसिड या लिपिड, फिर हुआ अमाइनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट से भी होता है जैसे कि ग्लाइकोजन। इन सब चीज़ों से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये मेटाबॉलिज्म चलता कहाँ है, ये सभी मेटाबॉलिज्म चलती है हिपैटोसाइट सेल में। अगर हिपैटोसाइट सेल की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये हिपैटोसाइट सेल्स यूनिट होती हैं लीवर की, लीवर को ही आप लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं या हिपैटिक डक्ट या हिपैटिक ऑर्गन बोलते हैं। तो ये तो हुआ ग्लाइकोनियोजेनेसिस की। अगर मैं बात करूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये, अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें इसमें भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किया जाता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ग्लाइकोजन होता क्या है, इसका यूज क्या है बॉडी में, तो ग्लाइकोजन का यूज ये है कि बॉडी में एज स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है कि जब, और यही ग्लाइकोजन आगे चल के ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है। ग्लाइकोजन का काम क्या है, ग्लाइकोजन जब भी अगर मान लीजिए आप फास्ट हैं या फिर व्रत हैं, तो जिस समय आप व्रत रहते हैं तो उस समय ये ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सिंथेसाइज हो गए। अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो डाइजेशन के लिए आप लोगों ने एक सब सेलुलर ऑर्गेनल का नाम सुना होगा जिसका नाम है लाइसोजोम। लाइसोजोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराता है। डाइजेशन इन्वॉल्व्स लाइसोजोम, लाइसोजोम। इट डिड इट डन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी सेल्स में बनने वाली चीज़ें हैं अगर वो डिग्रेड हो जाती हैं तो उन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए लाइसोजोम का हेल्प लिया जाता है। अब लाइसोजोम में कई सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो बहुत डेंजरस बीमारियां भी हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ें आपके लेवल की नहीं है, वो CSIR नेट GRF या CVT PG तक के लेवल में पूछा जाता है। सो ये हुआ लाइसोजोम, डाइजेशन में आता है किसी भी नॉन यूजेबल मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन,
किसी भी नॉन यूजेबल मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन किया जाता है राइजेशन में। अब मैं बात करूँ डिवीजन की, तो डिवीजन एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ, बट इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा आपको पता ही होगा कि इसमें आपका आएगा माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस और भी कई सारी चीज़ें। तो अगर सेल के पास डिवीजन की पावर होती है तो ये सेल को डिवाइड करेगा, अपनी नंबर ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर लेगा, या फिर सेल की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। तो ये हो गया डिवीजन। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें ऑटोनोमस बॉडी में आती हैं, और किसी भी सेल को ऑटोनोमस बनाने के लिए ये सब चीज़ें और या फिर ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनके बिना कोई भी सेल ऑटोनोमस नहीं बन सकती। ऑटोनोमस अगर मेनली मैं बताऊँ तो इसका यही काम होता है, किसी भी सेल को इंडिपेंडेंट बनाना, जो कि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सेल डॉक्टर राइन कैसे बोलता है कि कोई भी सेल इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसके सब सेलुलर ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर मैं पूरी की पूरी इन सब चीज़ों की बात करूँ, अगर एक समरी दूँ, तो अगर किसी भी डीएनए सॉरी किसी भी सेल्स के पास अगर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या फिर हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है, या फिर डीएनए नहीं है, तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं बन सकता, क्योंकि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये सब चीज़ें भी होना नामुमकिन है। तो ये हुआ ऑटोनोमस बॉडी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। और अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ हो रही हैं तो आप उसको फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। धन्यवाद।